नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी में या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में यानी ईडी में यह औकात है कि वह अदानी के खिलाफ लगे किसी भी आरोप में मामला दर्ज कर सके? क्या अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है? क्या ईडी की औकात है कि वो उन 25 तमाम कारपोरेट के बड़े लोगों के खिलाफ ईडी का मामला दर्ज कर ले? क्या उसकी यह औकात है कि वो अमित शाह के लड़के या उनके से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले? और क्या ईडी निर्मला सीतारमण के खिलाफ मामला दर्ज कर ले? नहीं दर्ज करेगी। यह औकात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही तो उसे ऑपरेट करते हैं, कोई और ऑपरेट नहीं करता। कहने को ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन वास्तव में वो नरेंद्र मोदी के जेब की एजेंसी है। और न उसने सेबी चीफ के खिलाफ किया, न किसी के खिलाफ किया, कोई जांच नहीं करती। 5000 से अधिक मामले दर्ज हुए। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए? जो बहुजन समाज पार्टी में था, ईडी का मामला दर्ज हुआ, वो भाजपा में आ गया, खत्म हो गया। इसी तरह कांग्रेस में था, भाजपा में आ गया, खत्म हो गया। इसी तरीके से किसी और पार्टी में था, चाहे एनसीपी में हो, चाहे शिंदे गुट की शिवसेना में हो, चाहे कोई भी हो, तो सब खत्म हो गया। तृणमूल में था और भाजपा में आ गया, खत्म हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईडी सिर्फ यही करती है। और क्यों करती है? क्योंकि उसे यही करने की ड्यूटी दी गई। जिस तरीके से सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया, वो अपने आप में शर्मनाक है। अभी लोकायुक्त ने ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर पर हाई कोर्ट में बहस हुई कि वो असंवैधानिक है, उस पर आगे की भी प्रक्रिया चल रही है। उधर लोकायुक्त पुलिस ने इस पे मामला दर्ज किया और उसके बाद में, और ये लोकायुक्त ने को जो ऑर्डर किया था वो राज्यपाल ने किया था, भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड है। तो इससे आप समझ सकते हैं जब यह खेल हुआ और जिस जमीन के मामले में किया जा रहा है, वो जमीन कब ली गई थी? 1992 में ऑक्शन हुई थी। तब सिद्धारमैया के साले ने ली थी। उन्हीं के साले ने यह जमीन कालांतर में अपनी बहन को दी। तो जो परिवार में आपस में जो जमीन दी गई, ली गई और वो हुआ है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? कहां से इस बात की जांच हो गई कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है? और राज्यपाल ने एफआईआर क्यों दर्ज करा दी? क्योंकि जानबूझ के इसको ड्रामा बनाया जा रहा है, हाइप क्रिएट किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। सिद्धारमैया के ऊपर कभी कोई दाग नहीं रहा। जब उनकी वाइफ के नाम यह जमीन उनके भाई ने ट्रांसफर करी, उस समय भी वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, सिंपल से एमएलए थे। तो यह अपने आप में है कि भारतीय जनता पार्टी कितना घृणा से भरी हुई वह पार्टी है कि जब खुद कुछ नहीं चला पाते तो ये करते हैं। नरेंद्र मोदी इसी तरीके से लोगों को वो करते हैं। चुनाव जीतने के लिए हर गलत तरीका अख्तियार करते हैं। उसी में आप देखिए, हर बार जब चुनाव आता है तो गुरमीत राम रहीम, जिसे लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो बलात्कारी जिसको अदालत से प्रूव है, जिसको 20 साल की सजा दी गई है, उसमें 22वीं बार पैरोल दे दी जाती। कभी पैरोल, कभी फरलो, कभी पैरोल, कभी फरलो। और सदैव चुनाव में जिस दिन मतदान होता है उसी वक्त में दी जाती। तो अभी भी दे दी गई कि अपने पिता का वो कर ले। ये वही है जो अपने जो अनुयायी होते हैं उनको नपुंसक बनाने का भी काम करता है। ये वही है जो अपने यहां की साध्वियों के साथ क्या क्या कुकर्म करता है, वो अदालत में सब आ चुका है।
ऐसे कुकर्मियों के साथ भाजपा खड़ी होती है और बड़े प्यार से दे देती। चुनाव आयोग से एक परमिशन के लिए सरकार भेजती, चुनाव आयोग कहता है जो मन करे वो डिसीजन ले। डिसीजन क्या होना था सबको पता है, यानी चुनाव आयोग को भी कोई इससे आपत्ति नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जाता है चुनाव आयोग जेबी है। बहरहाल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक, जो बेचारे आज तक किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किए, शांति में पैदल चले आ रहे थे। हरियाणा में चुनाव था तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपको कहीं कोई राजनीतिक वो ना हो तो मैं यहां पर गाड़ी से निकल जाता हूं। और वहां से वो गाड़ी से दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गए। दिल्ली बॉर्डर पर घुसते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके करीब 100 के करीब साथी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। क्यों? उन निहत्थे गांधीवादी तरीके से पैदल चले आ रहे, लद्दाख को बचाने की मुहिम चला रहे, और वो जा कहां रहे थे? वो जा रहे थे राजघाट। बहरहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, थाने में बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे से अधिक समय हो गया उन्हें डिटेन करके रखा हुआ। बहरहाल राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा ये किस तरह की आप कर रहे हैं, और इसको लेके एक कड़ा स्टैंड लिया। बहरहाल आगे क्या होता है देखते हैं, क्योंकि यहां तो मसीहा, जो राहुल गांधी जैसे कहते हैं कि मालिक और भगवान तो अदानी है नरेंद्र मोदी के, वही स्थिति है। तो वहां से आदेश आएगा तब वो कुछ डिसीजन लेंगे, क्योंकि लद्दाख में वहां के मिनरल्स पे कब्जा करने के लिए अदानी अंबानी ही पहुंच गए, और उसी के कारण वहां का पर्यावरण और सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उसी का तो वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं शेड्यूल 6 लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। बहरहाल ये है। इसी तरह नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में एक बाबा के यहां जाते हैं और वो अपने आप को सदगुरु न जाने क्या क्या कहता है, ईसा फाउंडेशन के नाम से चलाता है। वो अपने यहां लड़कियों को जिस तरीके से मानसिक तौर पे जैसे राम रहीम करता था वैसे ही वो करता है, और वो लड़कियां न शादी करेंगी न कुछ करेंगी, अपने बाल बिल्कुल घुटवा लेंगी और सब कुछ रहेंगी, और इस तरह से करते। और पढ़ी लिखी काबिल लड़की, उनके प्रोफेसर पिता ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल करी कि मेरी बच्चियों को उसने जिस तरीके से मानसिक रूप से बरगलाया है, अपनी बेटियों को तो अच्छे से पढ़ाया, कहीं पर भी आलीशान ढंग से रहती, उनको अय्याशी की जिंदगी जीने के लिए सब करते हैं, उन्हें विदेश में भी और वो सब करते हैं, लेकिन दूसरों की लड़कियों को इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी एक प्रकार से दासी बना के रखते हैं। यही काम तो राम रहीम करता था। यह भी अपनी बेटी की शादी, अपने उसके सारे का इतना आलीशान किया, इतने बड़े बड़े उसमें वो किया कि कुछ कहना नहीं, लेकिन दूसरों की जो घरों की लड़कियां महिलाएं थी उनको साध्वी बना करके और क्या क्या कुकर्म किया वो सबसे को पता है। तो यह एक सत्य है। तो नरेंद्र मोदी इनके साथ खड़े हो। तो आज नरेंद्र मोदी जब पलवल में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, कहते हैं कांग्रेस के नस नस में भ्रष्टाचार है, दामाद को है, ये है। भाई मान लिया आपकी बात, 10 साल से राज्य में भी सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भी आपकी है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं गिरफ्तार किया रॉबर्ट वाड्रा? जब आप ही ने जो जांचें कराई उन सारी जांच में निर्दोष पाए गए, एक कहीं संलिप्तता नहीं पाई गई, न रॉबर्ट वाड्रा की न उनके परिवार। फिर बताइए आज तक क्यों नहीं कर पा रहे? और नहीं कर पा रहे हैं तो झूठ बोलने का, नफरत फैलाने का और मक्कारी करने का ये तो आप रिकॉर्ड बना रहे। आपकी मक्कारी का ही नतीजा है कि हरियाणा का युवा बेरोजगार है, देश भर में बेरोजगार। पिछले 10 साल से हरियाणा में आपकी सरकार, आपने रोजगार नहीं दिया, 30 पेपर लीक हुए, और स्थिति यह है अब दावा कर रहे हैं
वायदा कर रहे हैं कि इस आने वाले 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। कहां से देंगे? सिर्फ शगुफे छोड़ेंगे। सिलेंडर जो है 500 रुपए का देंगे, कहां से देंगे? अब तक कहां दिया है 500 का? पूरे देश में तो कहीं नहीं दिया है। और जो एलपीजी है, ये तो सीधे केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आती है, उसी को रेट तय करना है। क्यों नहीं किया है? असल में झूठ बोलना है, जैसा झूठ राजस्थान में बोला था, मध्य प्रदेश में बोला था, छत्तीसगढ़ में बोला था, या दूसरे राज्यों में बोला था, उत्तर प्रदेश में भी बोला कि 2 सिलेंडर फ्री मिला करेंगे होली दीपावली। अभी जम्मू कश्मीर में झूठ बोल के आए कि ईद बकरीद पे मिला करेगा सिलेंडर फ्री। तो उसी तरह झूठ बोलते हैं। आज ही 39 रुपए गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। और जब 39 रुपए गैस सिलेंडर महंगा कर रहे हो और आप कह रहे हो 40, वहां 500 का देंगे, तो यह समझ में आता है। कांग्रेस ने तो जहां वायदा किया था दे रही है, आप दिखाइए ना। नहीं दिखा सकते हैं। बहरहाल, तो यह दोनों का अंतर। आज तक किसी कांग्रेसी नेता के खिलाफ आप कोई साबित नहीं कर सके। आज राहुल गांधी सोनीपत में थे, उसी सोनीपत में जहां के जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें सुरेंद्र तंवर, उनको किस तरीके से सुरेंद्र पवार उनको किस तरीके से झूठे तरीके से उनके खिलाफ पहले अवैध खनन की एफआईआर दर्ज की, फिर मनी लॉन्ड्रिंग की दर्ज करके ईडी ने गिरफ्तार किया और कैसे कैसे टार्चर किया। बहरहाल, हाई कोर्ट ने जब सुनवाई करी तो सामने आया न कोई आरोप सही है, न कोई प्रक्रिया सही है, न कोई चीज सही है। तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और केस वापस लिया और कहा गिरफ्तारी अवैध है। पहली बार किसी केस में हाई कोर्ट ने यह कहा कि गिरफ्तारी अवैध। तो आप समझ सकते हैं, जब हाई कोर्ट कह रहा हो कि गिरफ्तारी अवैध है, ऐसे तो नहीं कहता है ना, आज तक किसी केस में तो नहीं कहा है। तो पवार की गिरफ्तारी पे जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा, मैं दिखाना चाहूंगा। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पवार से 15 घंटे की पूछताछ बहादुरी नहीं है, मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है। हाई कोर्ट कहा ईडी के पास यह साबित करने की सामग्री नहीं कि पवार अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया में भाग लिया। 3 माह में 2 बार आपने उन्हें गिरफ्तार किया। बेचारे 3 माह वो जेल में रहे। ये 3 महीने वो जो जेल में रहे, जो सारी चीज प्रभावित हुई, उनका काम धंधा क्या कोई वापस करेगा? अब आप सोचिए, तो ईडी कैसे कार्रवाई करती है, यह सामने बाकी लोगों की भी है। तो यानी नरेंद्र मोदी और उनका गैंग 100% झूठे आरोप लगाता है, क्योंकि मुद्दों से ध्यान हटकाना है, मुद्दों पे काम नहीं कर सकते, नफरत फैलाते हैं। कुल्लू में नफरत फैलाने के लिए क्या किया कि एक शिव मंदिर में वहां का शिवलिंग एक महिला, हिंदू महिला तोड़ देती और यह कह के हमला बोल दिया जाता है मुस्लिम्स पे कि इन्होंने यह सब किया। बहरहाल, पुलिस बड़ी तल्लीनता से कहती है हम किसी के नहीं हैं, हम ना बीजेपी के हैं, ना हम कांग्रेस के हैं, ना किसी के, हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और सारी चीजें। और उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, सीसीटीवी फुटेज और सब कुछ ला के दिखा दिया कि इस महिला ने किया और वह बरामद भी कर। अब कोई माफी नहीं मांग रहा है, अब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता माफी नहीं मांग रहा है, लेकिन नफरत फैलाने का काम न्यो किया गया। कल की घटना है। बहरहाल, इस तरह से जब होता है तो लगता है कि कौन से हम स्थिति में लेके जा रहे हैं। तब राहुल गांधी उस सोनीपत में जाते हैं और उसी तंवर के साथ में उसकी पीठ थपथपा करके और वहां से शुरुआत करते हैं आज की अपनी यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान जब वो चलते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, बताते हैं, एक एक मुद्दा जो उठाते हैं वो वहां के लोगों का अपना दर्द है और उस दर्द पर राहुल गांधी बात करते हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे वहां जो जलेबी वाले हैं, गोहाना की जलेबी है,
उस जलेबी को उन्होंने कहा, मैं जलेबी वैसे नहीं खाता हूं, लेकिन मैंने खाई तो इतनी अच्छी जलेबी मैंने कभी नहीं खाई थी। प्रियंका को जलेबी अच्छी लगती है, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक डिब्बा लेके आ रहा हूं। अब आप सोचिए कि यह है राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी जब वहां बात करते हैं तो वही बताते हैं कैसे दर्द है, कैसे इस प्रदेश को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है कि लोग अपना घर फूंक के, जमीन बेच के, कर्ज उठा के कैसे जाते हैं विदेश में नौकरी करने। इतने खतरनाक रास्ते से जाते हैं, जान जोखिम में डाल के जाते हैं, तमाम मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा में उन्हें जॉब नहीं है, रोजगार नहीं, तो उन्हें रोजगार की संरक्षण चाहिए। और इसको लेके वो बात करते हैं। वो बात करते हैं कि किस तरीके से यहां की महिलाओं, बच्चों और सबके साथ जो ज्यादती हुई है वह ज्यादती महत्व। और इन सब पे जब वो बात करके चलते हैं तो एकदम से 3 लड़कियां आती हैं और वो रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं आपको भाई की तरीके से चाहती हूं कि आप मेरे भाई बने। तो वहीं वो सड़क पर राहुल गांधी के लिए वो करती हैं, तिलक करती हैं, राखी बांधती हैं, मीठा खिलाती हैं। और इस तरीके से इतना भावनात्मक यह प्रेम राहुल गांधी में ही मिल सकता है, यह बेखौफ राहुल गांधी में मिल सकता है। और तभी वो जब आगे बढ़ते हैं तो कोई एक बड़े प्यार में एक मिठाई के डिब्बे को लेके आ जाता है जिसमें तमाम चीजें होती हैं, वो उनकी तरफ बढ़ाता है। राहुल गांधी उससे एक पहले उठाते हैं, फिर देखते हैं कि उनके साथ में पुलिस का एक व्यक्ति बड़े लंबे समय से लगा हुआ था, तो वो उसके लिए भी उठाते हैं और उसको भी देते हैं। क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी को ऐसे देखा है? यह मानवता, यह नैतिकता, यह सहृदयता कभी नहीं देखा है। तो यह बताता है कि राहुल गांधी सचमुच जननायक बन चुके हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी के लिए जन सैलाब टूट पड़ रहा है, वो लड़ रहा है। राहुल गांधी कल जब भाजपा के गढ़ में थे, वहां की 23 सीटें हैं जीटी बेल्ट की, 23 में से 21 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन इस बार 23 में 3 भी आएंगी, यह भी एक सवाल। तो आप यह समझ लीजिए, यही राहुल गांधी का जादू। और इस जादू में लोग इतना वो महसूस करते हैं कि हां, मेरा बेटा है, मेरा भाई है और मेरा संरक्षक है, मेरा अपना है। और इसी बात को कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, यही बात कही कि राहुल जी के नेतृत्व में हरियाणा में वह सरकार बनेगी जो सबकी सरकार होगी। और राहुल गांधी ने यही संदेश दिया कि सरकार किसी एक की नहीं होगी, यह अडानी अंबानी की नहीं होगी, ये ढोंगी बाबाओं की नहीं होगी, यह सरकार आपकी अपनी होगी, आपकी आवाज होगी। यह आपका अख्तियार है, आप किसको पूजो, किसको करो, क्या करो, इसमें कोई बाधा नहीं। हम नहीं आपके में बीच में आड़े आएंगे, आपकी आस्था आपका विषय। लेकिन सरकार सिस्टम से चलेगी, ईमानदारी से चलेगी और उसके लिए प्रदेश की जनता सर्वोपरि हो। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महत्व रखेंगे। दंगे कराने की छूट नहीं होगी। और जो फॉरेन से वसूली के कॉल आते हैं वो नहीं होंगे, वसूली नहीं चले। तो वसूली करने वाले, कराने वाले, अब भागने वाले, यानी जिनकी नस में वास्तव में भ्रष्टाचार है और जो वसूली तंत्र है, आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, तो इससे आप समझ सकते हैं वो वसूली तंत्र अब खत्म होने जा रहा है। यह आगाज हरियाणा की उस जीटी बेल्ट का है जो भाजपा की पूरी ताकत है।